छात्रों, हम आपके लिए यूपीपीसीएस फ्री एक सामान्य विज्ञान की क्लास लेकर आए हैं। स्थूल पदार्थों के गुण की 41वीं क्लास है। देखिए पहला प्रश्न। और क्लास पर आगे बढ़ने से पहले ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए पहला प्रश्न है, वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण है। ए द्रव का घनत्व, बी पृष्ठ तनाव, सी वायुमंडलीय दाब, डी गुरुत्व। देखिए किसी दिए गए आयतन के लिए गोलाकार आकृति के पृष्ठ का क्षेत्रफल अन्य आकृतियों के पृष्ठ के क्षेत्रफल से कम होता है। पृष्ठ तनाव के गुण के कारण किसी द्रव का स्वतंत्र पृष्ठ न्यूनतम क्षेत्रफल घेरने का प्रयास करता है, अतः वर्षा की बूंदें गोलाकार हो जाती हैं। तो इसमें वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण क्या है? पृष्ठ तनाव। विकल्प जो है बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि पानी की बूंद गोलाकार होती है, इसका कारण है, अभी बताया। इसका कारण क्या है? पृष्ठ तनाव। विकल्प ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न, वर्षा की बूंदें गोलाकार होती हैं क्योंकि वे बहुत ऊंचाई से गिरती हैं? नहीं। हवा में प्रतिरोध होता है? नहीं। जल में पृष्ठ तनाव होता है? बिल्कुल सही। उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर विकल्प सी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न नंबर 4 देखिए, द्रव बूंद की संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण होता है। पृष्ठ तनाव, श्यानता, घनत्व या वाष्प दाब। द्रव बूंद की संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति कारण होता है पृष्ठ तनाव। विकल्प ए बिल्कुल सही आंसर बैठता है इसका। अगला प्रश्न, नैनो द्रव्यों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण होता है। बल, घर्षण, दाब या तापमान। तो नैनो द्रव्यों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण घर्षण होता है। विकल्प बी बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न, बत्ती वाले स्टोव में केरोसिन की बत्ती में ऊपर चढ़ने का कारण है। परासरण, विसरण, पृष्ठ तनाव, जीव द्रव्य संकुचन। तो इसमें आएगा पृष्ठ तनाव। विकल्प सी बिल्कुल सही आंसर रहता है। केरोसिन की जगह पर मिट्टी का तेल भी आ सकता है या घासलेट भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। बत्ती वाले स्टोव में केरोसिन की बत्ती में ऊपर चढ़ने का कारण तेल का पृष्ठ तनाव है। पृष्ठ तनाव के कारण किस कर्षण होता है? जिसके फलस्वरूप दृढ़ पतली से पतली नली में प्रवेश कर ऊपर चढ़ सकते हैं। 7वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यदि केश तत्व की परिघटना नहीं होती तो नंबर ए, केरोसिन दीप का उपयोग मुश्किल हो जाता। बिल्कुल सही है ये बात। कोई मृदु पेय का उपयोग करने के लिए स्ट्रो का प्रयोग नहीं कर पाता, ये नहीं है सही। शाही शोक पत्र काम करने में विफल हो जाता, बिल्कुल सही बात है। बड़े पेड़ जिन्हें हम अपने चारों ओर देखते हैं पृथ्वी पर नहीं उगते, बिल्कुल सही है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? तो केवल 1, 3 और 4
बिल्कुल सही है कथन, तो विकल्प भी हमारा सही है। देखिए ध्यान दीजिए, बहुत कम भीतरी व्यास वाले कांच की नली को केश का नली कहते हैं। कांच की नली को केश का नली कहते हैं। जब हम केश का नली को किसी द्रव में इस प्रकार सीधा खड़ा रखते हैं कि इसका एक सिरा द्रव की सतह के नीचे रहे और दूसरा ऊपर, तो प्राय द्रव इस नली में कुछ ऊंचाई तक चढ़ जाता है। यदि नली कम लंबाई की होगी यदि नली कम लंबाई की होगी तो द्रव अधिक से अधिक इसके ऊपरी सिरे तक चढ़ता है, किंतु बाहर निकलकर गिरता नहीं। द्रवों का केशिका नली में इस प्रकार चढ़ना या नीचे गिरना केशिकत्व कहलाता है। यह घटना द्रव एवं नली के कणों के बीच परस्पर आसंजन बल के कारण होती है। प्रकृति केशिका क्रिया का बहुत बढ़िया उपयोग करती है। पेड़ पौधों की जड़ों की बारिश का जो पानी है, वैसा पानी है जो पेड़ पौधों की जड़ों की बारीक शाखाएं केशिका नलियों की भांति कार्य करके धरती से पानी एवं उसमें खुले पोषक तत्वों को ग्रहण करती हैं। केशिका क्रिया के फलस्वरूप ही लालटेन की बत्ती तेल के ऊपर पहुंचाती है। ब्लांटिंग पेपर स्याही सोखता है और तौलिया हमारे शरीर का पानी। केशिका क्रिया में द्रव बिना किसी बाहरी बल की मदद के गुरुत्वाकर्षण के विपरीत दिशा में संकीर्ण नली में चढ़ता है, जबकि स्ट्रो द्वारा इसमें दिया है स्ट्रो द्वारा मृदु पेय का उपभोग करने में मुख द्वारा सहायक बाहरी बल आरोपित किया जाता है। सुनते हैं ना ऊपर को, तो ये नहीं है इसका आंसर, ठीक है ना, जबकि अन्य कथन सभी सही हैं तीनों। अगला प्रश्न है भाई कि निम्नलिखित में से किस एक के लिए केशकत्व एकमात्र कारण नहीं है? स्याही का सोखना, भूमिगत जल का ऊपर चढ़ना, सूती कपड़े पर जल की बूंद का फैलना, पौधे की जड़ों से जल का इसके पर्ण समूह की ओर बढ़ना। देखिए प्रश्न है किस एक के लिए केशकत्व एकमात्र कारण नहीं है? दैनिक जीवन में केशकत्व के अनेक उदाहरण मिलते हैं। सोखते द्वारा स्याही का सोखना, भूमिगत जल का ऊपर चढ़ना, सूती कपड़े पर जल की बूंद का फैलना, या लालटेन एवं लैंप की बत्ती में तेल का चढ़ना। ठीक है, पौधे की जड़ों से जल का इसके पर्ण समूह की ओर बढ़ने के लिए केशकत्व के अतिरिक्त प्रश्वेदन, ससंजन आदि क्रियाएं भी उत्तरदायी होती हैं। इसलिए विकल्प डी बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। एक केश नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है, तो इसका कारण क्या है? ए, तरल जल की अपेक्षा अधिक रसायन है। बी, तरल का ताप जल की अपेक्षा अधिक है। सी, तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा कम है। डी, तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा ज्यादा है। देखिए केश नली में तरल अपने पृष्ठ तनाव के अनुपात में चढ़ता है। केश नली में तरल अपने पृष्ठ तनाव के अनुपात में चढ़ता है। जिस तरल का पृष्ठ तनाव जितना ज़्यादा होगा वह उतनी ज़्यादा ऊंचाई तक चढ़ेगा। इसलिए जो विकल्प डी है हमारा कि तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा ज़्यादा है, बिल्कुल सही आंसर है। विकल्प डी लगाते हैं। अगला प्रश्न ध्यान से देखें, प्रश्न नंबर 10 का। जब
जब किसी झील की तली से उठकर जब किसी झील की तली से उठकर वायु बुलबुला ऊपरी सतह तक आएगा तो उसका आकार बढ़ जाएगा, घट जाएगा, यथावत बना रहेगा, चपटा होकर तस्तरीनुमा हो जाएगा। देखिए, जब वायु का बुलबुला झील की तली से ऊपर उठकर जब वायु का बुलबुला झील की तली से उठकर ऊपर की ओर आने लगता है तो तली की अपेक्षा ऊपर की ओर दाब घटने लगता है, जिसके कारण वायु के बुलबुले का आयतन बढ़ जाता है। तो विकल्प ए बिल्कुल सही आंसर होगा इसका। समझ में आ गया। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11 देखिए, तेल जल के तल पर फैल जाता है क्योंकि। देखिए, तेल का पृष्ठ या तल तनाव पानी की अपेक्षा कम होता तेल के जल के तल पर फैल जाने का कारण है। तेल जल के तल पर फैल जाता क्योंकि तेल जल की अपेक्षा अधिक घना है, नहीं, गलत है। तेल जल की अपेक्षा कम घना है, नहीं, गलत है ये भी। तेल का तल तनाव पानी से अधिक है, नहीं। तेल का तल तनाव पानी से कम है, बिल्कुल सही है। तेल का तल तनाव पानी से कम है। तेल का पृष्ठ या तल तनाव पानी की अपेक्षा कम होना तेल के जल के तल पर फैल जाने का कारण होता है। तो विकल्प डी बिल्कुल सही आंसर हो गया इसका। अगला प्रश्न, मिट्टी का तेल आ गया ना, मिट्टी का तेल या घासलेट या केरोसिन। मिट्टी का तेल पानी के ऊपर इसलिए तैरता है क्योंकि उसका घनत्व पानी के घनत्व से अधिक होता है, बिल्कुल गलत। उसका घनत्व पानी के घनत्व के बराबर होता है, ये भी गलत। उसका घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है, बिल्कुल सही। मिट्टी के तेल का घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है, इसलिए यह पानी पर तैरता है। तो विकल्प बी बिल्कुल सही आंसर हो गया इसका, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब ए वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, बी वायुमंडलीय दाब से कम होता है, सी वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है, डी वायुमंडलीय दाब का आधा होता है। देखिए, साबुन के घोल के बुलबुले बड़े इसलिए होते हैं क्योंकि जल में साबुन घुलने पर उसका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। बुलबुले के अंदर का दाब सदैव बाहर के वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, इसलिए विकल्प जो ए हमारा बिल्कुल सही आंसर है, वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। अगला प्रश्न, यदि साबुन के दो भिन्न भिन्न व्यास के बुलबुलों को एक नली द्वारा एक दूसरे के संपर्क में लाया जाए। यदि साबुन के दो भिन्न भिन्न व्यास के बुलबुलों को एक नली द्वारा एक दूसरे के संपर्क में लाया जाए तो क्या घटित होगा। देखिए, दोनों बुलबुलों का आकार वही रहेगा, नहीं, समान आकार प्राप्त करने के लिए छोटा बुलबुला बड़ा बुलबुला छोटा हो जाएगा, बिल्कुल सही नहीं, गलत है। दोनों बुलबुले संपर्क में आते ही फट जाएंगे, बिल्कुल गलत। छोटा बुलबुला और छोटा व बड़ा बुलबुला और बड़ा हो जाएगा, विकल्प बी बिल्कुल सही आंसर है इसका। देखिए, किसी बुलबुले का आकार उसमें भरी गैस के दबाव तथा पानी की फिल्म की त्रिज्या तथा मोटाई पर निर्भर करता है। छोटे बुलबुले में गैस का दबाव बड़े बुलबुले की अपेक्षा अधिक होता है, अतः नली में एक दूसरे के संपर्क में लाए जाने पर छोटा बुलबुला और छोटा जबकि बड़ा बुलबुला और बड़ा हो जाएगा। समझ में आ गया। अगला प्रश्न, एक पदार्थ से बने चार तार जिनकी विमाएं नीचे दी गई हैं
अलग अलग बार एक ही भार से खींचे जाते हैं, उनमें से किस एक में अधिकतम धैर्य वृद्धि होगी, ये बताना है। तो देखिए इसके लिए कुछ बताते हैं आपके लिए, ध्यान दो। चूंकि चारों तार एक ही पदार्थ के बने हैं, क्योंकि चारों तार एक ही पदार्थ के बने हैं, इसलिए इन इन सभी के यंग प्रत्यास्थता गुणांक बराबर होंगे, ठीक है ना। तो y बराबर क्या हो जाता है, एफ अपॉन ए अपॉन डेल्टा स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल, बराबर ये होगा एफ एल अपॉन ए डेल्टा एल, बराबर आर एल अपॉन पाई आर स्क्वायर डेल्टा एल। इसलिए डेल्टा एल समानुपाती एल अपॉन आर स्क्वायर, डेल्टा एल समानुपाती एल अपॉन आर स्क्वायर। इस प्रकार इन तारों की धैर्य वृद्धि इनकी लंबाई के समानुपाती तथा इनके व्यास के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगी। तो चारों तारों की लंबाई तथा व्यास का मान रखने पर इसकी देखते हैं, देखो इसकी आएगी 3 मीटर लंबाई और इतने 12 तार, इसमें विकल्प जो सी है, तार की तरंगदैर्घ्य सर्वाधिक होगी, इसकी अधिक होगी क्योंकि लंबाई इतने मिलीमीटर तार है। ये बिल्कुल सही आएगा, इसके अनुसार विकल्प सी बिल्कुल सही आंसर आएगा इसमें, ठीक है ना, समझ में आ गया। तो छात्रों ये क्लास कैसी लगी आपको, क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहा है तो चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबाना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, अगली क्लास बहुत जल्दी लेकर आने वाले हैं आपके लिए, बने रहें।